मोबाइल फोन पर कामिनी की मीठी और रोमांटिक बातें सुनकर जोसेफ पीटर चौंक गया। वो पलंग पर लेटा हुआ था, लेकिन ये सब सुनते ही उठकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। जब कामिनी ने फोन पर आखिर में आई लव यू टू वेरी मच कहा, तो जोसेफ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म शीशा डाल दिया हो। उससे रहा नहीं गया तो उसने कामिनी से पूछ लिया कि वो किससे बात कर रही थी, क्योंकि उसकी बातें बहुत अजीब और शर्मिंदा करने वाली लग रही थीं। कामिनी को ये बात पसंद नहीं आई और वो गुस्से में बोल पड़ी कि क्या अब उसे फोन पर बात करने से पहले जोसेफ से इजाजत लेनी होगी। जोसेफ पीटर को गुस्सा आ गया और उसने साफ शब्दों में कहा कि वो कामिनी का पति है और उसे पूरा हक है ये जानने का कि वो किससे बात कर रही थी। जो बातें कामिनी कर रही थी वैसी तो कोई सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड या प्रेमी से ही करता है। उसने कहा कि वो सच्चाई जानना चाहता है। जोसेफ की बात सुनकर कामिनी भी भड़क उठी। उसने गुस्से में जवाब दिया कि वो किसी की रोक टोक में नहीं रह सकती। वो जहां जाती है, जिससे मिलती है और जिससे बात करती है, ये सब उसकी अपनी मर्जी है। वो आज़ादी से जीना चाहती है। फिर उसने थोड़ी देर रुककर साफ साफ कहा कि हाँ, वो अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही थी। सिर्फ एक नहीं, उसके कई फ्रेंड्स हैं। अगर जोसेफ को उसकी बातें पसंद नहीं आती तो उसे अपने कान बंद कर लेने चाहिए। जोसेफ पीटर बहुत दुखी होकर बोला कि अगर कामिनी को बॉयफ्रेंड्स के साथ ही रहना था तो फिर उससे शादी क्यों की, उसे धोखा क्यों दिया और उसकी जिंदगी को क्यों जहरीला बना रही है। कामिनी ने जवाब दिया कि धोखा उसने नहीं, जोसेफ ने दिया है। उसने प्यार का नाटक करके शादी की और अब उसकी आज़ादी पर पाबंदियां लगाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। जोसेफ ने कहा कि उसने कामिनी से सच्चे दिल से प्यार किया था और उसकी मर्जी से ही शादी की। उसके लिए अपने माता पिता और भाई बहनों से रिश्ता तोड़कर घर जमाई बनकर कामिनी के साथ रहने लगा। फिर भी कामिनी उसे धोखा दे रही है। कामिनी ने ठंडेपन से कहा कि वो उसे धोखा नहीं दे रही है, लेकिन जोसेफ को चुप रहना सीखना होगा। वो उसकी माँ के घर में रह रहा है, इसलिए अब उसे उसी की और उसकी माँ की बात माननी होगी। उसे अपनी आंखें मूंद कर बिना सवाल किए बस चलते रहना होगा, जैसे कोल्हू का बैल चलता है। कामिनी की बातें जोसेफ पीटर को बहुत बुरी लगीं, जैसे किसी ने उसे कांटा चुभा दिया हो। ये बात उसके दिल में गहराई तक उतर गई और उसे अंदर से तकलीफ देने लगी। उसके मन में अब पत्नी के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। लेकिन हालात ऐसे थे कि वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप सब सह गया। कामिनी के पिता एरन उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के चकेरी थाना क्षेत्र की फ्रेंड्स कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी पुष्पा और दो बेटियां थीं, नीतू और कामिनी। एरन की आर्थिक हालत अच्छी थी और वो अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। जब बड़ी बेटी नीतू पढ़ लिख कर बड़ी हुई तो एरन ने उसकी शादी क्रिश्चियन रीति रिवाज से ग्वालटोली स्थित चर्च में पादरी की मौजूदगी में कर दी। शादी के बाद नीतू अपने पति के साथ लखनऊ के आलमबाग में रहने लगी। कामिनी नीतू से छोटी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। जवानी में आते ही उसकी खूबसूरती में और निखार आ गया था। उसकी मुस्कान और पतली काया किसी को भी प्रभावित कर देती थी। पढ़ाई में भी वो होशियार थी और माल रोड स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीए कर रही थी। कामिनी के घर जोसेफ पीटर का आना जाना अक्सर होता रहता था। वो कामिनी का मौसेरा भाई था और दोनों की उम्र लगभग बराबर थी, इसलिए आपस में अच्छी बनती थी। जोसेफ पीटर के पिता जेरॉड जेम्स उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के काला आम मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी लुइस मैरी और चार बच्चे थे। तीन बेटे, जेकब जेम्स, साइमन जेम्स और जोसेफ पीटर, और एक बेटी एलिजा। जेकब और एलिजा की शादी हो चुकी थी। जोसेफ को कामिनी बहुत पसंद थी। एक दिन उसने कामिनी की खूबसूरती की दिल से तारीफ कर दी। इस पर कामिनी ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा कि अगर उसके दिल में कुछ और भी है तो खुलकर कहते, वो बुरा नहीं मानेगी। जोसेफ समझ गया कि कामिनी इशारा कर रही है कि वो अपनी भावनाएं जाहिर करे, इसलिए उसने बिना झिझक कह दिया कि उसे कामिनी बहुत अच्छी लगती है और वो उससे प्यार करने लगा है। कुछ पल तक कामिनी चुपचाप जोसेफ की आंखों में देखती रहीं, फिर धीरे से बोली कि प्यार एक ऐसी चीज है जिस पर ना कोई कानून चलता है, ना ही उसे छुपाया जा सकता है। लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि प्यार के कुछ नियम और सीमाएं भी होती हैं। जोसेफ पीटर ने धड़कते दिल से पूछा कि वो किस तरह के बंधन की बात कर रही है। कामिनी ने समझाते हुए कहा कि उनके बीच मौसेरे भाई बहन का रिश्ता है और उनके प्यार को ना उनके माता पिता स्वीकार करेंगे, ना ही समाज। भाई बहन जैसे रिश्ते में प्यार को लोग गलत समझेंगे और इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
इस पर जोसेफ ने कहा कि वे दोनों पढ़े लिखे हैं और समाज की पुरानी सोच को तोड़ना उनका हक है। वे अपने परिवार वालों को समझाएंगे और समाज के सवालों का सामना करेंगे। कामिनी उस समय 25 साल की जवान लड़की थी। उसके दिल में किसी सच्चे प्यार की चाह थी, और वो भी चाहती थी कि कोई उसे दिल से चाहे, जिससे वो जिंदगी भर का साथ निभा सके। उसे लगने लगा था कि अगर कोई सच्चा हमसफर मिल जाए तो उसकी जिंदगी भी संवर सकती है। समय बीतने के साथ कामिनी और जोसेफ पीटर का रिश्ता और गहरा होता गया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए जैसे उनका साथ पिछले जन्मों से हो। भले ही वे दूर दूर रहते थे, लेकिन मोबाइल फोन ने उन्हें जोड़े रखा। रात के सन्नाटे में दोनों देर तक प्यार भरी बातें करते थे। कामिनी अक्सर अपनी मां के सो जाने के बाद जोसेफ से चुपचाप बातें किया करती थी। कामिनी के पापा एरिन अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी बीमारी के चलते उनकी मौत हो चुकी थी। अब पुष्पा के जीवन में सिर्फ कामिनी ही एकमात्र सहारा थी। वो कामिनी से बहुत प्यार करती थी। कामिनी थोड़ी चंचल स्वभाव की थी, फिर भी पुष्पा कभी उसे डांटती फटकारती नहीं थी। ना ही उसके घर आने जाने पर कोई रोक टोक थी। उसे फोन पर बातें करना और टीवी देखना बहुत पसंद था। एक रात करीब 12 बजे पुष्पा की नींद खुली तो उसने देखा कि कामिनी कमरे में नहीं है। उसे चिंता हुई तो वो उसे ढूंढने लगी। वो छत पर पहुंची तो देखा कि कामिनी वहां किसी से फोन पर बात कर रही थी। जब पुष्पा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी तो उसे शक हो गया कि कामिनी का किसी लड़की के साथ संबंध है। ये सब देखकर पुष्पा चुपचाप वापस कमरे में आ गई और पलंग पर लेट गई। थोड़ी देर बाद कामिनी भी आ गई और आकर मम्मी के पास लेट गई। लेकिन उस रात पुष्पा की आंखों में नींद नहीं थी। वो आंखें बंद किए हुए बस कामिनी और उसकी बातों के बारे में ही सोचती रही। सुबह हुई तो उसने प्यार से पूछा, बेटी, आधी रात को तुम किससे बात कर रही थी? कामिनी ने पहले टालने की कोशिश की और कहा, मम्मी, कॉलेज की सहेली का फोन आया था, उसी से बात कर रही थी। लेकिन पुष्पा ने सख्ती से कहा, झूठ मत बोलो कामिनी, मैंने तुम्हारी बातें खुद सुनी हैं। अब सच सच बताओ, तुम किससे इस तरह प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी? कामिनी को समझ आ गया था कि उसकी बातों का राज खुल चुका है। अब छुपाना बेकार था, इसलिए उसने सच बोल ही दिया। मम्मी, मैं बुलंदशहर वाले जोसेफ भैया से बात कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। कामिनी की बात सुनकर पुष्पा को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। वो कुछ देर तक समझ नहीं पाई कि क्या कहे, लेकिन फिर उसने कामिनी को समझाने की कोशिश की कि जोसेफ उसका मौसेरा भाई है और उनके बीच शादी जैसा रिश्ता नहीं हो सकता। उसे ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। कामिनी ने अपनी मां की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ कर दिया कि वो और जोसेफ एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और अलग नहीं रह सकते। अगर शादी की इजाजत नहीं मिली तो वे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। कामिनी की इस बात से पुष्पा घबरा गई। बेटी को खोने का डर उनके मन में बैठ गया, इसलिए उन्होंने हार मान ली और कामिनी की बात मानने के लिए तैयार हो गईं। कामिनी बहुत खुश हुई और अपनी मां को गले लगा लिया। इसके बाद उसने फोन पर सारी बात जोसेफ को बताई और पूछा कि उसने अपने घर में शादी की बात की या नहीं। जोसेफ अब भी असमंजस में था और अपने माता पिता से कैसे बात करे ये सोच नहीं पा रहा था। कई दिनों की उलझन के बाद एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी मम्मी लुइस मैरी से बात की। उसने साफ बताया कि वो बुलंदशहर वाली मौसी की बेटी कामिनी से प्यार करता है और दोनों शादी करना चाहते हैं। जोसेफ की बात सुनकर उसकी मम्मी लुइस मैरी ने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि कामिनी रिश्ते में उसकी बहन है, इसलिए शादी नहीं हो सकती। उन्होंने उसे समझाया कि वो इस ख्याल को अपने मन से निकाल दे, लेकिन जोसेफ ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने साफ कह दिया कि वो कामिनी से ही शादी करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपना परिवार ही क्यों ना छोड़ना पड़े। उसके इस फैसले से घर में काफी विवाद हुआ। मम्मी पापा और भाई बहनों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपने निर्णय पर अडिग रहा। आखिरकार दिसंबर 2017 में जोसेफ ने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया और कामिनी से प्रेम विवाह कर लिया। वो शादी के बाद कामिनी के घर में घर जमाई बनकर रहने लगा। इस शादी में कामिनी की मां पुष्पा तो शामिल हुई, लेकिन जोसेफ के परिवार से कोई नहीं आया। शादी के बाद कामिनी और जोसेफ ने प्यार से अपने नए जीवन की शुरुआत की। जोसेफ कानपुर के एक निजी संस्थान की कैंटीन में काम करने लगा। उसे अच्छा वेतन मिलता था। वो अपनी कमाई का पैसा कामिनी या उसकी मां पुष्पा को देता था। इससे दोनों खुश रहती थीं। इस तरह 4 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन इन वर्षों में कामिनी को संतान नहीं हुई। इस बात को लेकर दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे।
पुष्पा ने अपनी बेटी का इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे भी कामिनी को बच्चों की जगह मस्ती और आज़ादी में ज़्यादा दिलचस्पी थी। जोसेफ पीटर ने अपने परिवार से पूरी तरह से संपर्क काट लिया था। न तो वो किसी से बात करता था और न ही बुलंदशहर अपने घर जाता था। हालांकि जब उसे अपनी माँ लुइस की याद आती तो वो मोबाइल फ़ोन से उनसे बात करने की कोशिश करता था। लुइस भी अपने पति से चोरी छिपे कभी कभी अपने बेटे से बात कर लेती थी और आंसू बहा लेती थी। लगभग 4 साल बाद एक दिन लुइस अपने बेटे जोसेफ के जन्मदिन पर कानपुर आई और 1 महीने तक रही, लेकिन कामिनी ने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की। जाते वक्त उसने खाने रहने का खर्चा मांग लिया और इस पर कामिनी और जोसेफ के बीच कहासुनी हो गई। लेकिन कामिनी अपनी बात पर अड़ी रही। जोसेफ घर जमाई था और उसे कामिनी और उसकी मां पुष्पा के इशारों पर ही काम करना पड़ता था। वो सुबह घर से निकलता और देर शाम घर लौटता। दिन भर की मेहनत से वो इतना थक जाता था कि उसे बस बिस्तर ही नजर आता, जबकि कामिनी को उसका साथ चाहिए था। कामिनी और जोसेफ के बीच साथ न देने को लेकर झगड़े होने लगे थे। इसके चलते कामिनी का मन उचटने लगा था और वो धीरे धीरे अपने पति से नफरत करने लगी थी। पति से दूरियां बढ़ने के बाद कामिनी ने एक नया शौक अपनाया। उसने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो बनानी शुरू कर दी और उन्हें अपलोड करने लगी। इस तरह उसने कई नए दोस्त बना लिए। वो लड़कों से रसभरी बातें करती, उनसे हंसती खिलखिलाती और चैटिंग करती। ये उसकी नई दिनचर्या बन गई। जब कभी पुष्पा उसे टोकती तो वो उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। सोशल मीडिया के माध्यम से कामिनी की मुलाकात राहुल से हुई। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और बहुत अच्छे तरीके से रहता था। वो दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला था। दोनों की जान पहचान होने के बाद उनकी बातचीत बढ़ने लगी, कभी फोन पर तो कभी वीडियो कॉल्स के जरिए। राहुल दिखने में आकर्षक था और बातें भी करने में माहिर था, जिससे कामिनी उससे बहुत आकर्षित हो गई और उसे दिल दे बैठी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई और दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। रोज रात को उनकी बातें होती थीं। एक दिन राहुल ने कामिनी से शादी का प्रस्ताव रखा और वो खुशी खुशी राजी हो गई। एक रात जोसेफ ने कामिनी को मोबाइल पर बात करते हुए देखा तो उसका शक गहरा हो गया। उसने कामिनी से पूछा तो कामिनी ने बेझिझक कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। न सिर्फ ये, उसने जोसेफ को घर जमाई बताते हुए बेइज्जत किया और उसे अपनी औकात में रहने को कहा। कामिनी के कई बॉयफ्रेंड्स थे जिनसे वो मोबाइल पर बातें करती थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा समय दिल्ली वाले राहुल से ही बात करती थी, खासकर रात के समय। जोसेफ पीटर को कामिनी के बॉयफ्रेंड्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जान चुका था कि राहुल से उसका गहरा संबंध था। इस घटना के बाद जोसेफ और कामिनी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। कभी कभी तो तकरार इतनी बढ़ जाती कि दोनों के बीच मारपीट तक हो जाती। ऐसे में पुष्पा किसी तरह उन्हें समझाकर झगड़ा शांत करा। जोसेफ पीटर अपनी परेशानियों की शिकायत अक्सर सासू माँ से करता, लेकिन पुष्पा हमेशा अपनी बेटी कामिनी का ही पक्ष लेती। एक शाम जोसेफ घर लौटा तो देखा कि कामिनी फोन पर किसी से बातें कर रही थी। उसने चाय बनाने को कहा, लेकिन कामिनी ने उसे बुरा जवाब दिया। उसने कहा, तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? खुद बनाकर क्यों नहीं पी लेते? मैं तुम्हारे गुलाम नहीं जो तुम्हारा हुक्म मानूं। फिर वो ताली बजाते हुए बोली, वाह मेरी बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं। कामिनी का ये कटाक्ष जोसेफ को सहन नहीं हुआ। उसने गुस्से में आकर कामिनी के हाथ से मोबाइल फोन छीना और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसने कहा, सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल फोन ही है। मोबाइल फोन छीने जाने से कामिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने जोसेफ को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तेरी हिम्मत कैसी ही मेरा मोबाइल फोन छीनने की? अगर तूने ऐसी हरकत दोबारा की तो तुझे कुत्ते की तरह धुतकार कर अपने घर से भगा दूंगी। उस रात जोसेफ और कामिनी के बीच बहुत तीखी बहस हुई। जोसेफ ने कामिनी को बदचलन, बेहया और धोखेबाज जैसे शब्दों से नवाजा, तो वहीं कामिनी ने उसे कुत्ता, कमीना और नामर्द कहकर अपमानित किया। पुष्पा उस समय अपनी बड़ी बेटी नीतू के घर लखनऊ में थी। जब उसे इस झगड़े की जानकारी मिली तो उसने जोसेफ को खूब फटकार लगाई। उसने यहां तक कह दिया कि अगर उसे कामिनी से नहीं बन पा रही है तो वो अलग रहने का इंतजाम कर ले। जोसेफ ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने उसे एक शब्द भी नहीं सुनने दिया। नीतू ने भी कामिनी का ही पक्ष लिया और जोसेफ को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद जोसेफ और कामिनी के बीच दरार और गहरी हो गई। वे दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते थे।
एक दूसरे से खाने पीने तक का भी रिश्ता खत्म हो गया था। ये स्थिति महीनों तक बनी रही। फिर पुष्पा के हस्तक्षेप से कुछ सुधार हुआ। अक्टूबर 2024 के दूसरे सप्ताह में कामिनी ने बुलंदशहर जाने की बात कहकर घर छोड़ दिया, लेकिन जोसेफ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। 2 दिन बाद उसने अपनी मम्मी लुइस से कामिनी के बारे में पूछा तो उसने फोन पर बताया कि कामिनी बुलंदशहर गई ही नहीं। मम्मी की बात सुनकर जोसेफ को समझ आ गया कि कामिनी किसी बॉयफ्रेंड के साथ कहीं सैर सपाटे के लिए गई है और मजे करने के बाद ही वापस आएगी। कामिनी ने बुलंदशहर जाने के बजाय दिल्ली में अपने आशिक राहुल के पास जाने का फैसला किया। वो राहुल के साथ एक होटल में ठहरी। जब जोसेफ पीटर ने कामिनी को फोन किया तो उसने उसे बताया कि वो बुलंदशहर में है, लेकिन जोसेफ को अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। कामिनी उस समय कीपैड वाला फोन इस्तेमाल कर रही थी और बातचीत खत्म करने के बाद भी वह फोन बंद नहीं कर पाई, जिससे जोसेफ ने उनकी सारी बातें सुन लीं। इन बातों से जोसेफ को पहली बार राहुल के बारे में पता चला। दोनों के बीच की बातचीत से यह साफ था कि उनकी दूरियां खत्म हो गई थीं और वो शादी करने की योजना बना रहे थे। 6 दिसंबर को शादी की तारीख तय की जा रही थी। जोसेफ पीटर को अब पूरी तरह से समझ में आ गया कि कामिनी उसे धोखा दे रही है और राहुल से शादी करना चाहती है। इस कारण वह उसे बदसलूकी भी करती थी। जोसेफ ने इस बारे में अपनी सासू माँ पुष्पा से बात की तो उसने कहा कि तुम जैसे इंसान के साथ कामिनी तो क्या कोई भी लड़की नहीं रह सकती। तुमने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया है, इसलिए वह अपना नया जीवन साथी ढूंढ रही है। मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पुष्पा की बातों से जोसेफ को यह एहसास हुआ कि इस मामले में उसकी मां की भी मिली भगत है। लगभग 1 सप्ताह बाद कामिनी घर वापस आई। जोसेफ ने उससे कुछ सवाल किए, लेकिन कामिनी ने ऊटपटांग जवाब दिए। फिर भी जोसेफ ने नाराजगी नहीं दिखाई। उसने कामिनी को समझाया कि वो अपने कदम वापस ले और उनके साथ खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश करे। लेकिन कामिनी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने पुराने रवैये पर ही बनी रही। अब उसने ये भी कहना शुरू कर दिया कि वो अपना इंतजाम कर लेगी, क्योंकि उसका मानना था कि उसका जीवन जोसेफ के साथ शांति से नहीं गुजर सकता। जोसेफ पीटर ने कामिनी को बहुत समझाया और अपने कुछ गलतियों के लिए उससे माफी भी मांगी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो जोसेफ ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि अगर कामिनी उसकी नहीं हो सकती तो वो उसे किसी और के साथ भी नहीं देखेगा। अपनी योजना के तहत जोसेफ पीटर एक दिन हटिया बाजार गया और वहां से तेज धार वाली एक कुल्हाड़ी और एक हथौड़ा 350 रुपए में खरीद लाया। उसने इन चीजों को घर में छिपा कर रख दिया। उस समय पुष्पा लखनऊ में थी और कामिनी के घर आने जाने का कोई निश्चित समय नहीं था, इसलिए जोसेफ द्वारा कुल्हाड़ी और हथौड़ा खरीदने और घर में छिपाने की बात उन्हें नहीं पता चल सकी। 25 नवंबर 2024 को पुष्पा लखनऊ से कानपुर वापस आ गई। उस समय जोसेफ पीटर और कामिनी के बीच तनाव बना हुआ था। कामिनी ने अपनी मां से साफ कह दिया कि वो जोसेफ के साथ नहीं रहना चाहती और उसे घर से भगा देने की मांग की। शाम को जब जोसेफ घर आया तो उसने सीधे तौर पर कामिनी को घर से जाने की बात नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि कामिनी तनाव में रहती है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए बुलंदशहर जाकर रहेगा। जोसेफ पीटर बुलंदशहर जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि कामिनी भी उसके साथ जाए। उसका मानना था कि अगर कामिनी परिवार के साथ रहेगी तो उसका तनाव दूर हो जाएगा। कामिनी ने पहले तो जोसेफ के साथ जाने से इनकार किया, लेकिन बाद में उसने मान लिया और जाने की सहमति दे दी। दरअसल माँ और बेटी दोनों ही किसी भी हाल में जोसेफ को घर से बाहर भेजना चाहती थीं। कामिनी ने सोचा कि अगर वो जोसेफ के साथ बुलंदशहर नहीं जाएगी तो वो भी नहीं जाएगा, इसीलिए कामिनी ने एक योजना बनाई। उसका प्लान था कि वो जोसेफ को बुलंदशहर लेकर जाएगी और फिर वहां छोड़कर दिल्ली चली जाएगी, जहां वो राहुल के साथ शादी कर लेगी। 1 दिसंबर 2024 को रविवार था और कामिनी सुबह से ही बुलंदशहर जाने की तैयारी में जुट गई थी। शाम तक उसने 2 बड़े बैग तैयार किए थे। एक बैग में उसने जोसेफ का सामान पैक किया और दूसरे में अपना जरूरी सामान रखा। दोनों की ट्रेन रात 10 बजे थी। रात 8 बजे कामिनी ने मम्मी और पति के साथ आराम से खाना खाया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने से पहले शांति हो। खाना खाने के बाद जोसेफ घर से बाहर गया और रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए ई रिक्शा ले आया। उसने रिक्शे वाले से कुछ देर ठहरने और सामान लाने को कहा। जोसेफ पीटर फिर घर के अंदर आया और कामिनी से बैग लेकर निकलने को कहा। इसी दौरान कामिनी के मोबाइल फोन पर एक कॉल आई, जिसे वो रिसीव कर बात करने लगी। वो कॉल शायद राहुल की थी और उसने काफी देर तक बात जारी रखी। जब जोसेफ को सहन नहीं हुआ तो उसने गुस्से में आकर कामिनी के हाथ से मोबाइल छीन लिया और उसे पलंग पर फेंक दिया।
मोबाइल फोन छीनने और बातचीत को लेकर कामिनी और जोसेफ में झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े में कामिनी का पक्ष लेकर पुष्पा भी कूद पड़ी। झगड़ा तब और बढ़ गया जब कामिनी ने बुलंदशहर जाने से मना कर दिया और जोसेफ को घर से भगाने का प्रयास किया। जैसे ही कामिनी ने जोसेफ का बैग दरवाजे की तरफ फेंका, वैसे ही जोसेफ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने कामिनी को पकड़कर फर्श पर पटक दिया, फिर कमरे में छिपाकर रखी गई कुल्हाड़ी ले आया। कुल्हाड़ी देखकर कामिनी जान बचाकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जोसेफ ने उसे पहले ही पकड़ लिया। फिर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ कई प्रहार कामिनी पर किए। कामिनी खून से लथपथ होकर फर्श पर बिछ गई। इस बीच कामिनी की मम्मी पुष्पा उसे बचाने आई तो जोसेफ ने उसे भी कुल्हाड़ी से काट डाला। कामिनी और पुष्पा की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन जोसेफ को यकीन नहीं था। अतः वो हथौड़ा ले आया और जुनून में हथौड़े के वार से दोनों के चेहरे बिगाड़ दिए। इसके बाद खून सनी कुल्हाड़ी व हथौड़ा माँ बेटी के शवों के बीच फेंक दिए। मर्डर करने के बाद जोसेफ पीटर ने भागने का प्रयास किया, लेकिन भाग नहीं सका। दरअसल घर के दरवाजों पर ऑटोमेटिक लॉक लगे थे। जल्दबाजी में जोसेफ ने चाबी कुछ ज्यादा ताकत से घुमा दी, जिससे चाबी उसी में फंस गई और दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद जोसेफ पलंग पर बैठकर खून सने शवों को निहारता रहा। उसके हाथ भी खून से सने थे। इधर जब ई रिक्शा वाले ने घर के अंदर चीख पुकार सुनी तो उसने पूरी बात पड़ोस में रहने वाले संजीव गुप्ता को बताई। हालांकि अब तक चीख पुकार बंद हो गई थी, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका से संजीव गुप्ता ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस बुला ली। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना कानपुर के थाना चकेरी पुलिस को दी तो इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने पुलिस बल के साथ फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित घटनास्थल पहुंच गए। उनके पहुंचने के चंद मिनट बाद ही एडिशनल डीसीपी पूर्वी राजेश कुमार श्रीवास्तव तथा एसीपी चकेरी दिलीप कुमार सिंह भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने पुलिस अधिकारियों के साथ गेट फांदकर घर के अंदर पहुंचे, फिर दरवाजे का लॉक खोलकर कमरे में प्रवेश किया। कमरे का दृश्य बड़ा ही विभत्स था। कमरे के अंदर फर्श पर 2 महिलाओं की लाशें खून से तरबतर पड़ी थीं। पलंग पर एक युवक पैर लटकाए बैठा था और लाशों को निहार रहा था। कमरे का सामान बिखरा पड़ा था और शवों के बीच खून से सनी कुल्हाड़ी व हथौड़ा पड़ा था। ऐसा लगता था कि कुल्हाड़ी और हथौड़े से ही दोनों की हत्या की गई थी। साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने कुल्हाड़ी व हथौड़ा सुरक्षित कर लिया। पुलिस अधिकारियों के आदेश पर इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम जोसेफ पीटर बताया। उसने मृतकों के संबंध में बताया कि एक लाश उसकी 33 वर्षीय पत्नी कामिनी की है, जबकि दूसरी लाश 60 वर्षीय सास पुष्पा की है। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण बारीकी से किया तथा फोरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए। टीम ने कुल्हाड़ी, हथौड़ा, पलंग आदि से फिंगरप्रिंट लिए तथा रासायनिक परीक्षण के लिए खून आलूदा नमूना सुरक्षित किया। जांच के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु लाला लाजपत राय अस्पताल भेज दिया गया। थाना चकेरी पर पुलिस अधिकारियों ने डबल मर्डर के आरोपी जोसेफ पीटर से पूछताछ की तो उसने उन्हें लव क्राइम की पूरी कहानी विस्तार से बता दी। जोसेफ पीटर की रिक्वेस्ट पर इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने उसके पापा जेरॉड जेम्स से फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने आने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा 7 साल पहले ही मर गया था, जब उसने रिश्तों को ताक पर रखकर मौसेरी बहन से शादी की थी। मृतका की बड़ी बेटी लखनऊ निवासी नीतू ने भी आने में असमर्थता जताई। चूंकि मृतकों की तरफ से हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई उपलब्ध नहीं था, अतः रामा देवी चौकी इंचार्ज विनीत त्यागी ने वादी बनकर बीएनएस की धारा 103 के तहत जोसेफ पीटर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी तथा उसे विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के दूसरे रोज जोसेफ पीटर का भाई जैकब जेम्स, मम्मी लुइस मैरी तथा मृतिका पुष्पा की बड़ी बेटी नीतू थाना चकेरी पहुंची और उन्होंने इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे से मुलाकात की। जैकब जेम्स ने श्री दुबे से कहा कि वो अपने भाई की सिफारिश के लिए नहीं आए हैं और ना ही उसकी जमानत की पैरवी करेंगे। उसने नाता तो पहले ही तोड़ लिया था, अब जैसा उसने किया वैसी सजा पाएगा। लेकिन मम्मी लुइस मैरी की आंखें नम थीं। उसने कहा कि कामिनी और उसकी मम्मी पुष्पा ने उसके बेटे को बहुत सताया, उसे बेइज्जत किया। 2 साल से वो बहुत परेशान था। कामिनी ने बेटे को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर धोखा दिया। इसी खुन्नस में उससे इतना बड़ा गुनाह हो गया। परिवार वालों के आ जाने के बाद पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया, फिर शवों को उनके हवाले कर दिया। परिजनों ने पादरी की अनुमति मिलने के बाद दोनों शवों को ईसाई रीति रिवाज से गोरा कब्रिस्तान में दफन कर दिया। पुलिस ने आरोपी जोसेफ पीटर को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया।